अस्सलामुअलैकुम। हयात इर्तिज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज है, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। कुछ ही देर बाद आर्यन खान तरतीब से सजी हुई ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे पर वही सख्ती मगर आंखों के किसी कोने में एक अनकहीं नरमी छुपी हुई थी। डिश को मेज़ पर रखते हुए नरमी से झुककर अबीरा को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि इसे थोड़ा सा तकिए के साथ टेक लगाकर बिठाकर कुछ खिलाकर दवा दे सके। मगर जैसे ही वो करीब हुआ अबीरा घबरा गई मगर फ़ौरन खुद में सिमट गई। आर्यन ने गहरी सांस ली और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वो अबीरा की इस हरकत से इसे गुस्सा आया था जिसे इसने इस वक्त जब्त कर लिया था। शायद अबीरा की हालत को मद्देनज़र रखते हुए या फिर किसी और वजह से। मैडम, ज़्यादा खुशफहमी में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हालत का फ़ायदा नहीं उठा रहा, महज इसलिए उठाकर बिठाया हूँ ताकि तुम्हें कुछ ठुसाकर दवा दे दूँ और तुम सुकून से ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम मर गई तो मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, प्लीज़ आप मुझे पेन किलर दे दें। अबीरा ने मध्यम सी आवाज़ में कहा, शायद तुम भूल रही हो, इस वक्त तुम अपने बाप की हवेली में नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारे बाप की तनख्वाह पर तैनात तुम्हारा कोई मुलाजिम हो, तो इसलिए फरमाइशों और एक्टिंग बंद करो, चुपचाप खाओ। आर्यन खान ने सख्ती से कहा तो मजबूरन अबीरा को खुद को खाने के लिए तैयार करना पड़ा, वरना वो इसके सर और जिस्म में इस वक्त इतनी तकलीफ थी कि वह कभी न उठती। मगर मुकाबल ने की सख्ती पर वह आंसू बहाती उठकर बैठी। वो आर्यन का सहारा लिए बिना उठना चाहती थी मगर ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि इसके जिस्म में जान नहीं थी। आर्यन ने एक हाथ इसके आगे बढ़ाया और दूसरा इसके सर के पीछे रखा तो वो बड़ी मुश्किल से हल्का सा सरकते हुए पीछे को हुई और बेड से टेक लगा गई। आर्यन ने पास रखी हुई डिश से कटिंग किए हुए एप्पल का टुकड़ा उठाया और कांटे की मदद से इसके मुंह में डाल दिया। अबीरा ने बड़ी मुश्किल से सेब के 2 टुकड़े तो खा लिए, इससे आगे इसका दिल नहीं कर रहा था। मतली जैसी कैफियत हो रही थी और सर में चबाने से शदीद दर्द हो रहा था। बस प्लीज़ मुझे और नहीं खाना। इसने हाथ के इशारे से और खाने से मना किया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पेन किलर खाने से पहले पूरा एप्पल खाना पड़ेगा, जल्दी से खा लो। मुझसे खिदमत गुजारियाँ नहीं होती, मुझसे नहीं खाया जा रहा, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, बाद में खा लूँगी। इसने इतने दर्द और आजिज़ी से कहा कि आर्यन को मजबूरन इस पर रहम खाना पड़ा। ठीक है, एक काम करो, दूध पी लो, पेन किलर दे दूंगा। इसके रो देने वाली शक्ल को देखकर आर्यन खान ने दूध का ग्लास इसके आगे किया। अबीरा कैसे बताती इसे दूध का टेस्ट नहीं पसंद। पेन किलर हासिल करने के लिए इसे नाक बंद करके दूध के सिप लेने पड़े, बस और नहीं। वो उपकाइयाँ लेते हुए हाथ हिलाकर और पीने से इनकार कर रही थी। अगर कुछ खाने की जहमत कर लिया करो तो इस हड्डियों के ढांचे पर थोड़ा सा गोश्त आना शुरू हो जाएगा। इसकी नाजुक सी जान को पॉइंट करते हुए आर्यन ने ग्लास साइड टेबल पर रख दिया था। पेन किलर निकाल कर इसके मुंह में डालते हुए पानी के ग्लास को इसके होंठों से लगा दिया। इसके सर के पीछे हाथ रखते हुए पानी के घूंट पिलाकर ग्लास वापस रख दिया। लेट जाओ, कुछ देर में फीवर उतर जाएगा। आर्यन खान के लहजे में थोड़ी नरमी थी, या अबीरा को ऐसा महसूस हुआ, वो समझ नहीं पाई। मगर इसके लिए तो ये गनीमत था कि इसे लेटने की इजाज़त मिल गई थी। अबीरा को इसके अंदाज पर थोड़ी हैरानी हो रही थी। वो इसे सहारा देते हुए आहिस्ता से वापस लिटा गया। इसके लबों से एक दबी सी आवाज़ निकली जैसे दर्द ने इसके वजूद के अंदर तक लर्जा दौड़ा दिया हो। आर्यन ने इसके ऊपर कंबल डाला तो गैर इरादी तौर पर इसके हाथ का लम्स अबीरा के पेट को छू गया। वो सिसक उठी, सांस जैसे हलक में अटक गई हो। यहाँ क्या हो रहा है? आर्यन ने सवालिया नज़रों से देखते हुए ब्लैंकेट ज़रा सा हटाया और उसके गले में पहनी हुई टी-शर्ट को ऊपर करना चाहा ताकि वो जान सके आखिर मामला क्या है। अबीरा ने घबरा कर अपने पेट पर हाथ रख लिया। शर्म हया के रंगों में घुलकर इसका चेहरा कानों की लौ तक सुर्ख हो चुका था। वो इस वक्त मेरा रोमांस करने का कोई मूड नहीं, और वैसे भी आर्यन खान या हर ऐरी गैरी चीज़ को ऐसे ही मुंह नहीं लगा लेता। तो एक्टिंग बंद करो, मुझे देखने दो क्या हुआ है। नहीं, मैं खुद देख लूँगी। वो उसके हाथ को थामते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी जैसे अपनी इज्जत की आखिरी लकीर बचाने की कोशिश कर रही हो। तकलीफ तो इसे सच में बहुत थी, मगर कैसे गवारा करती कि वो इसे देखता। कभी कभी दर्द से या किसी की निगाह का लम्स तकलीफ दे जाता है। अबीरा के लिए वो निगाह आर्यन खान की थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मुझे देखने दो, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। इस अथॉरिटी के होते हुए तुम्हारे वजूद पर किसी भी ज़ख्म को देखने का हक है मुझे। आर्यन खान ने नरमी मगर ठहराव के साथ इसके हाथ को साइड पर किया। इसके दोनों हाथ चल चुके थे, सुर्खी बढ़ती जा रही थी। आर्यन ने जैसे ही दामन से पकड़कर शर्ट को ऊपर करना शुरू किया, अबीरा ने अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसकी दर्दनाक चीख जैसे दीवारों से टकरा कर वापस पलटी हुई थी।
कमरे में हवा साकत हो गई थी। वो आर्यन के हाथ को जोर से थामे दर्द से लरस रही थी। आर्यन खान ने जब इसके पेट का जख्म देखा तो एकदम इसके चेहरे की रंगत उड़ गई। शर्ट के साथ इसकी जिल्द चिपक चुकी थी। आर्यन को याद आया कि कॉफ़ी इसके पेट पर गिरी थी, मगर ड्रेसिंग करते हुए घबराहट में वो ये बात भूल गया था। कॉफ़ी का मग बड़ा था और वह काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी। नुकसान भी इतना ही गहरा था। तकरीबन 4 से 5 इंच की जगह से जलकर शर्ट के साथ चिपक गई थी। जब इसने शर्ट ऊपर की, जिल्द भी इसके साथ ही उतरने लगी। ओ माय गॉड! बेख्तियार आर्यन के लबों से निकला, अकल की अंधी इतना काम नहीं किया जितना खुद को जला लिया है, इडियट। वो अबीरा की बेवकूफ़ी पर गुस्से से बड़बड़ाया, मगर इसकी आंखों में खौफ और दर्द का एक साया सा था। अबीरा को बहुत दर्द और जलन महसूस हो रही थी, मगर इसी दर्द में वो अपनी शर्म व हया को नहीं भूली थी। अपनी शर्ट वापस नीचे करते हुए खुद को ढांप चुकी थी और सिसकियों से तड़प तड़प कर रो रही थी। आर्यन खान ने जल्दी से फ़ोन उठाते हुए किसी को ऑर्डर दिया, 2 मिनट के अंदर लेडी डॉक्टर को बुलवाओ। हुक्म देते ही फ़ोन को बेड पर फेंक दिया और अबीरा की सिसकियाँ सुनकर इसके चेहरे पर नज़रें मरकूज़ की। दर्द भरी निगाहों से देखता रहा। इस वक्त इस संग दिल शख्स को एहसास था कि गर्म कॉफ़ी से वो वाकई जल चुकी थी। कुछ देर के लिए सब्र रखो, कुछ देर में डॉक्टर आ जाएगी। पहली बार आर्यन के लब दिलासे देने के लिए खुले थे। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, बहुत पेन हो रहा है, जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी लरसती है वो हुई आवाज़ और आंसुओं के साथ कहे गए जुमले आर्यन के दिल के किसी गोशे में नरम सा दर्द सा जगा दिया था। आई नो, मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा है, मगर मेरा एक सवाल है कि तुम्हें कॉफ़ी के मग से नहाने की क्या ज़रूरत थी? अबीरा ने गुस्से से इसकी जानिब देखा जो इस वक्त दर्द से तड़प रही थी। वो इतना बेहुदा सवाल कर रहा था, मगर अपने लफ्ज़ों की सख्ती का अंदाज़ा होते ही आर्यन खान खामोश हो गया था। आर्यन की नज़रें इसके जले हुए ज़ख्म पर मरकूज़ थी। इसके नर्म व नाजुक वजूद पर जले के निशानात देखकर आर्यन खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसे कट और ज़ख्मों के निशानात जितने बुरे लगते थे, ये लड़की इसकी ज़िंदगी में शामिल होते ही अपनी शख्सियत पर निशानों की भरमार कर रही थी। आर्यन खान के पूरे जिस्म पर कहीं कोई ज़ख्म या खरोच का निशान नहीं था। 1-2 बार हादसाती तौर पर इसके कट लग गए थे। जब तक इसने सर्जरी करवा कर निशानात को ख़त्म नहीं किया, इसे सुकून नहीं मिला था। कुछ देर में ही डॉक्टर पहुँच गई थी। कमरे में हल्की हल्की दवा की खुशबू फैल गई थी। अपना मेडिकल बैग रखते हुए डॉक्टर ने ज़ख्म को देखा और नफ़ी में सर को हिलाया। मैं पूछ सकती हूँ कि ये कैसे चली हैं? क्यों, आप इंस्पेक्टर हैं जो हमको बताएं? हम आपको बताएं? डॉक्टर ने चौंक कर आर्यन को देखा। इसके तेवर ऐसे थे कि जैसे किसी ने हद से आगे कदम रख दिया हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि मुझे मेडिसिन देने में आसानी हो जाएगी। आवाज़ लरस गई। आर्यन के तेवर देखकर डॉक्टर बेचारी घबरा गई। इसने इसके पसीने की बूंदें माथे से लड़क कर मास्क के किनारे पर रुक गई थी। अपने किए गए सवाल को छुपाने के लिए बहाना भी कुछ खास नहीं बना सकी थी। क्या मेडिसिन देने में आसानी होगी जब सामने नज़र आ रहा है कि जले के निशान है? तो जाहिर सी बात है मेडिसिन तो इसी की दी जाएगी। फिर भी बता देता हूँ, किचन में कॉफ़ी बनाते हुए फीवर से सर चकरा गया, कॉफ़ी इसके ऊपर गिर गई। मेहरबानी करके सवाल जवाब में वक्त ज़ाया मत करें, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करें। आर्यन सख्ती से कहते हुए खुद भी जैसे डॉक्टर साहब के सर पर सवार हो खड़ा था। कमरे में इसके लहजे की सख्ती और अबीरा की सिसकियाँ आपस में गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, आप बाहर जाएं। वजह? आर्यन खान ने आंखें दिखाते हुए कहा, मुझे इनकी ड्रेसिंग करनी है। तो कीजिए, ऐसा क्या देख रही हैं? मेरी बीवी है, डॉक्टर के देखने पर आर्यन ने कहा। डॉक्टर शायद और भी कुछ कहना चाहती थी, मगर मुकाबले की आंखों में तपिश देखकर वो खामोश हो गई। सामान निकालने लगी। धात के आलात की टन टन खामोशी में गूंजने लगी। जैसे ही इसने ड्रेसिंग शुरू की, अबीरा की चीखें निकलना शुरू हो गई। कमरे में एक लम्हे को खामोशी टूट गई थी। वो दर्द से तड़प रही थी। इसे शायद बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वो तकिए पर सर इधर उधर मारकर डॉक्टर के हाथों को पकड़कर ड्रेसिंग से मना कर रही थी। आर्यन खान ने तेज़ी से आगे बढ़कर अबीरा के दोनों हाथ थाम लिए। प्लीज़ ये जुल्म मत करें, मेरे हाथ छोड़ दें, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अबीरा की इल्तिजाई नज़रों से देखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को ड्रेसिंग करने दो वरना ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। आर्यन का लहजा इस बार नर्म था, शायद पहली बार। नहीं, वो रोती रही, मगर आर्यन ने इसके हाथ नहीं छोड़े थे। डॉक्टर ने जब ड्रेसिंग शुरू की तो अबीरा ने तकलीफ़ से आर्यन की कलाई पर ज़ोर से काट लिया। उफ़! एक लम्हे को इसकी सांस रुकी। इसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ ऐसा भी हादसा हो सकता है। एक बार बस इसके मुंह से हल्की सी उफ़ की आवाज़ निकली। इसके बाद वो खामोशी से इसके हाथों को थामे ड्रेसिंग करवा रहा था, जबकि अबीरा ने अपने दांत पूरी शिद्दत से इसकी कलाई में गाड़ रखे थे। अब तक की अपनी सब तकलीफ़ों का जैसे बहुत अच्छा बदला दे रही थी। कमरे में दवा की खुशबू, सिसकियों की गूंज और खामोश गुस्से की बदबू महसूस हो रही थी। मुकाबिल भी आर्यन खान था, जिसके चेहरे से अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इस वक्त वो खुद कितनी अज़ियत में है। अल्लाह मियाँ, मुझे मौत दे दे, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह जी। अबीरा तड़प रही थी। इसके लबों से निकलने वाली हर चीख हर फरियाद इसकी खामोश कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट आती थी। वो अपने रब से मौत मांग रही थी, जैसे ज़िंदगी से इसका एतबार टूट चुका हो। यह सच है, जब इंसान तकलीफ़ की इंतहा पर पहुँचता है तो इसे या तो माँ याद आती है या खुदा। अबीरा को दोनों याद आ रहे थे। दिल में ज़मीन
दिल की ज़मीन पर दो ही पनाहें होती हैं, एक माँ का दामन, दूसरी खुदा की रहमत। और इस लम्हे वो दोनों को एक साथ पुकार रही थी। जब इंसान दर्द की इंतहा पर पहुंचता है तब इसके और खुदा के दरमियान कोई फासला बाकी नहीं रहता। खुदा बंदे के आंसू में उतर आता है और बंदा खुदा की खामोशी में पनाह ढूंढने लगता है। अबीरा का जिस्म कांप रहा था मगर इसकी रूह जैसे थककर साकत हो गई थी। इसके होंठ अभी भी हिल रहे थे। अल्लाह मियाँ प्लीज़। और आर्यान इसके करीब बैठा पहली बार इसे देखते हुए खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था। इसकी आंखों में वही इज़्तिराब था जो इस एक इंसान को दूसरे की तकलीफ के सामने लाचार कर देता है। वो कुछ कहना चाहता था मगर कह ना सका। बस इतना ही कहा, बस सब्र थोड़ा सा और करो अबीरा, बस 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 रिलैक्स हो जाए। ड्रेसिंग हो गई है, अब दवा दूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने नरमी से कहा। अबीरा के माथे पर और चेहरे पर शिद्दत दर्द और रोने के बायस पसीना चमक रहा था। आर्यान ने पास पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और न जाने क्यों बड़ी नरमी से इसके माथे पर बहते पसीने को साफ करने लगा। वो खुद भी हैरान था कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे मगर एहसास बहुत वाज़ेह था। नहीं नहीं बस करें, रहम करें मुझ पर, मुझे पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन नहीं लगाना। अबीरा की नज़र जैसे ही डॉक्टर पर पड़ी जो इंजेक्शन तैयार किए खड़ी थी। इसके चेहरे का रंग उड़ गया, जान जैसे लबों तक आ गई थी। मगर इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा क्योंकि जितना इस वक्त आपको दर्द है आपको इंजेक्शन से ही आराम आएगा। थोड़ी सी जलन होगी, इसके बाद सुकून आ जाएगा, फिर आप सो जाएंगी। डॉक्टर ने नरमी और हमदर्दी से समझाने की कोशिश की मगर अबीरा मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। आंखों में आंसू लिए, मुझे नहीं लगाना, प्लीज़ मुझे आप मेडिसिन दे दे। जब वो कह रही थे कि लगाना ज़रूरी है तो प्लीज़ लगवा लो अबीरा, आर्यान ने नरमी से कहा। अबीरा की आंखों में बेबसी तैर गई थी। मैं आप में खौफ खुदा नहीं है, रहम करें मुझ पर, ठीक हो जाऊंगी तो सज़ा दे लीजिएगा, इस वक्त रहम कर लीजिए, नहीं लगवाना मुझे इंजेक्शन, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करें। वो चिल्ला उठी थी और इसका ये अंदाज़ आर्यान को अंदर तक चुप गया था। शट अप। आर्यान की आवाज़ अब सख्त थी। नरमी का न जाना नाजायज़ फ़ायदा वो मत उठाओ, ये इंजेक्शन तुम्हारी सज़ा नहीं है, इलाज है, ज़ुबान बंद करो, इंजेक्शन लगाओ डॉक्टर। इसने अबीरा का बाजू इसकी मजबूत हाथों में थामा। वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी मगर आर्यान ने इसे मजबूती से थाम रखा था। डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया अबीरा के मुंह से एक चीख निकली। वो तड़प उठी थी, आंखों से आंसू निकलकर तकिए पे गिरने लगे। कुछ ही देर में इसकी चीखें मद्दम होने लगी थी। आर्यान ने देखा कि इंजेक्शन लग चुका है मगर वह अब भी सिसकियाँ ले रही थी। अब अपना लाउड स्पीकर बंद करो, इंजेक्शन लग गया है, आर्यान ने कहा मगर इसके लहजे में गुस्से के साथ साथ इनका ही नरमी भी छुपी थी। डॉक्टर ने आर्यान की सिम देखा, पेशानी पर ऐनक थोड़ी सी खिसकी हुई थी, चेहरे पर संजीदगी के साथ एक नर्म तासुर, क्योंकि सामने बैठा हुआ बंदा इसकी समझ से बाहर था। कभी लहजा मीठा हो जाता और कभी कड़वा। आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जला हुआ जख्म जल्दी ठीक नहीं होता, बहुत केयर करनी पड़ती है, डॉक्टर ने जाते हुए तफसील बताई थी। आर्यान खामोश बैठा था, इसके बाजू की रगें तनी हुई थी जैसे जब्त का पोच इनमें दौड़ रहा हो। कल इनको मेरे क्लिनिक पर ले आइएगा, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में इनको जलन से और दर्द से राहत मिल जाएगी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप रखकर हाथ झाड़े, मेडिकल बैग से पास जाकर मेडिसिन लिस्ट पर लिखी और वो पर्ची आर्यान के सामने रखते हुए नरमी से बोली, ये दवाएं वक्त पर दे दीजिएगा। आर्यान ने कागज़ पर सरसरी सी नज़र डाली, आंख उठाए बगैर जवाब दिया, हमें मेडिसिन लिख कर दें, आज रात को हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वहाँ जाकर मैं अपनी वाइफ का बेहतरीन ट्रीटमेंट करवा लूँगा, क्लिनिक पर नहीं आ सकते। वैसे बोल रहा था जैसे डॉक्टर पर एहसान कर रहा हो। डॉक्टर इस बंदे की अकल पर हैरान थी जिसकी बीवी इतनी ज़्यादा ज़ख्मी थी और वो बाहर जाने की बात कर रहा था। एक लम्हे के लिए डॉक्टर ने सोचा या तो ये बंदा पागल है या अकल से पैदल, मगर बेचारी कुछ नहीं बोल सकती थी, सिर्फ सोच सकती थी, मगर फिर भी समझाना अपना फ़र्ज समझा। मगर सर इनकी हालत ऐसी नहीं कि इनको कंट्री से बाहर ले जाया जा सके। आर्यान ने ज़रा सा झुककर अपनी घड़ी देखी, फिर निगाह उठाई, आंखों में वही सर्द यकीन था जो बहस की गुंजाइश नहीं देता। तो फिर एक काम करें, आप चलें हमारे साथ। जी। डॉक्टर ने हैरानी से इसकी जानिब देखा जैसे इसने अपनी समात पर शक किया हो। एक लम्हे के लिए वो साकत खड़ी रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस शख्स ने वाकई यही कहा है। आर्यान ने सिर्फ नजरें उठाकर देखा। आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं, बाहर मेरा पीए खड़ा है, आपकी फीस और टिप आपको मिल जाएगी, आपकी फ़ीस और आपको टिप मिल जाएगी। बेचारी डॉक्टर की फिजूल में इंसल्ट हो गई थी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई थी। डॉक्टर ने झुककर बैग उठा लिया। दरवाजे की सिम जाते हुए इसके कदमों की चाप खामोश कमरे में गूंजती रही और आर्यान की नज़रें अब भी इसी बंद दरवाजे पर जमी थी जहाँ से अभी भी डॉक्टर निकल कर गई थी। आर्यान के बालों से भरी कलाई पर अबीरा के दांतों का गोल निशान बन चुका था जिसने हल्का सा खून रिसने लगा था। आर्यान ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली और फिर निगाह उठाकर अबीरा को घूरा। काफ़ी जहरीली हो, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था। अपने हाथ के ज़ख्म को टिश्यू से साफ करते हुए बड़े आराम से बोला,
किसी और के साथ होता तो शायद दर्द चीखें मारता, मगर आर्यान खान के चेहरे पर मामूली सा तासुर भी ना था। सॉरी, अबीरा ने ज़ख्म को देखते हुए आहिस्ता से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका लहजा सपाट था, इसका हिसाब खुद बराबर कर लूँगा। तुम कुछ देर आराम करो ताकि तुम्हारा फीवर उतर जाए और हमें निकलना है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अबीरा ने लरसती आवाज़ में कहा। अगर तमीज़ से पेश आ रहा हूँ तो ज़्यादा चहकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हालत में हो कि मुझे किसी बात से इनकार कर सको? आर्यन खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। इसने ब्लैंकेट इसके ऊपर डालते हुए सख्त निगाहों से देखा, जैसे कि एक और ज़िद पर सब कुछ तहस नहस कर देगा। अबीरा का दिल इसके तेवर पर देखकर कांप गया था। इसे अब यकीन हो चुका था कि वो इसके अपनों से बहुत दूर ले जाने वाला है और इसकी बेबसी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय आंसू बहाने के। कमरे में खामोशी थी, मगर इसकी खामोशी में बहुत कुछ बोल रहा था। आर्यन दरवाजे तक गया था, एक पल को रुका, फिर बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद हुआ और अबीरा छत को तकते तकते रोने लगी। आंखों के किनारों से बहते आंसू तकिए के गलाफ में जज्ब हो रहे थे। कमरे में खामोशी थी, मगर इसके दिल में खौफ का शोर गूंज रहा था। अल्लाह जी, मेरे अपनों को मुझ तक भेज दे, मुझे इससे बचा लें। जैसे शैतान मर्दों से हम तेरी पनाह मांगते हैं, इसी तरह इस जालिम शख्स से मिलते हुए तेरी ही पनाह मांगती हूँ मैं। इसी तरह इस जालिम शख्स के मिलते हुए तेरी पनाह मांगती हूँ। वह लबों ही लबों में कह रही थी, यूँ जैसे इसकी सिसकियाँ भी दुआ बन गई हों। उसके आंसू सजदे और अबीरा को शायद डॉक्टर ने पेन किलर के साथ नींद की डोज शामिल करके दी थी, इसीलिए वो कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई थी। नींद की वादियों में जाते ही इसे हर दुख से रिहाई मिल गई थी। अल्लाह ताला ने नींद जैसी नेमत हमें बख्शी है। अगर हम दिल से इस नेमत पर गौर करें तो कसम से हम सजदे में झुक जाएंगे और बस शुक्र अदा करते रहेंगे कि कब दिल दुख या परेशानी में बोझल हो और हम सो जाएं तो हर गम से आज़ाद हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। बेशक तूने हमें रहमतों का एक ऐसा ख़जाना दिया है जिस पर जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अबीरा को कमरे में छोड़कर आर्यन कुछ देर के लिए टेरेस पर आकर खुली हवा में खड़ा, जैसे ख़ुद को वक्त के शोर से अलग करने की कोशिश कर रहा हो। सामने फैली सोसाइटी जैसे ही किसी ख्वाब का मंजर हो। चारों तरफ सब्ज़ा ताज़ा हुआ हवा में फूलों की महक और ऊंची ऊंची आसमान से बातें करती हुई इमारतें। मगर आर्यन के दिल का मौसम इस सबसे यकसर मुख्तलिफ था। दिल जैसा किसी वीरान बस्ती में अकेला रह गया हो, जहाँ हर याली के बीच में वीरानी की स्याही छाई हो। जेब से निकालते हुए इसने सिगरेट सलगाई। वो हर कश के साथ खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, मगर सुकून जैसे ज़िद पर उतर आया हो। धुएं की लकीरें आसमान की तरफ उठी, जैसे इसके दिल का बोझ ऊपर जा रहा हो, मगर हल्का ना हो सका। आखिर तंग आकर इसने सिगरेट को नीचे फेंका, जूते तले मसल दिया। शायद गुस्सा सिगरेट पर नहीं, जूते खुद पर उतारा जा रहा था। वापसी के कदम खुद ब खुद कमरे की सिमत बढ़ गए। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए दरवाज़ा खोला तो नज़र अबीरा पर जा ठहरी। वो नींद में थी, चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी तह थी, मगर रंगत जड़ पत्ते की मानिंद मुरझाई हुई। आर्यन कुछ लम्हे यूं ही खड़ा रहा, इसे देखता रहा, जैसे इसके ज़ख्मों का दर्द खुद को अपने अंदर महसूस कर रहा हो। मगर इसकी आंखों में जो नरमी थी, मगर हर लम्हा भर की मेहमान थी। फिर चेहरे पर वही अजनबी सा सकूत, वही खामोशी जो इसके अंदर बरसों से कैद थी। पता नहीं क्यों, मगर अबीरा का यूं ज़ख्मी हालत पे बेड पर पड़ा वजूद आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने इसके अंदर कहीं चुपचाप कोई तनाव हिलाती हो। वो ख़ुद को समझा रहा था कि इसे अबीरा से कोई हमदर्दी नहीं, मगर फिर दिल के किसी कोने से एक अनजान सा दर्द उठता था। ये एहसास कहाँ से आया है, क्यों आया है, वो खुद भी नहीं जानता था। ये सवाल जैसे इसके अपने वजूद से था। मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ जब मैं महसूस करना ही नहीं चाहता। नज़रें एक लम्हे को अबीरा के चेहरे पर टिकी, पीले चेहरे पर मासूमियत की लकीरें जैसे किसी बच्चे की नींद से कबल की दुआओं हो। आर्यन ने एक लम्हा भर के लिए सांस रोकी और फिर जैसे खुद से भागने लगा, नजरें चुराता हुआ खिड़की तक गया, पर्दा हटाया, रात की ठंडी हवा अंदर आई। इसने आंखें बंद कर ली, शायद इसलिए नहीं कि रोशनी चुभ रही थी, बल्कि इसलिए कि कोई एहसास अंदर तक उतरने लगा था। आर्यन खान ने खिड़की के पार पहले अंधेरे को घूरा, खुद से कहा, आर्यन तुम इस लड़की पर रहम नहीं कर सकते, क्योंकि रुशाने पर तो किसी ने रहम नहीं खाया था। होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। रोशाने का घर उजाड़ दिया गया था, इसकी खुशियाँ छीन ली गई थी। मेरे दिल की ज़मीन में भी इसी दिन बंजर हुई थी। आंखों में लम्हा भर का वो तमाम ज़ख्म चमके जिन्हें वक्त भी मुदम्मल न कर सका। तो फिर कैसे मैं इस लड़की पर रहम कर सकता हूँ। एक लम्हे को वो खामोश हुआ, निगाहें अबीरा के ज़ख्मों पर जा ठहरी। हाँ, शायद ये रहम दिली है, यह शायद सिर्फ एक लम्हाती कमज़ोरी नज़रें झुकाते हुए दिल को तसल्ली थी। ये सिर्फ रहम है और कुछ नहीं। आर्यन ने खिड़की से निगाह हटाई, पर्दा वापस गिराया और एक भारी सांस ली।
कमरे की फ़िज़ा में हल्की सी ठंडक फैली हुई थी, मगर इसके अंदर का शोर अभी भी बेचैन था। इसने मुड़कर देखा, अबीरा बेड पर नींद बेहोश सी लेटी थी। सांसों के उतार चढ़ाव के साथ इसका चेहरा हल्का सा हरकत कर रहा था। आर्यन के कदम रुक गए। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि वो करीब कर जाए, मगर अगले ही पल नज़रें फेर लीं। क्या पता कहीं वो कमज़ोरी फिर से सर ना उठा ले। वो आहिस्तगी से चलता हुआ मेज़ के पास गया, सिगरेट का पैकेट उठाया, मगर फ़ौरन वापस रख दिया। आर्यन ने मुठियाँ भींच ली। इस पर रहम नहीं कर सकता था, वो ख़ुद को समझा रहा था। आर्यन खान इस लड़की से नफ़रत करता था, शदीद नफ़रत, मगर इसने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था जो इसकी इंसानियत के दायरे से बाहर हो। ना इसने अबीरा को हाथ लगाया, ना ही इससे जिस्मानी अजियत दी, लेकिन तकदीर जैसे ज़िद पर उतर आई थी। हादसे पर हादसा होता चला गया और हर बार वो ख़ुद को बेबस महसूस करता रहा। आर्यन खान को एक अलग तरह का सुकून मिलता था जब लड़कियां इस पर फ़िदा होकर ख़ुद इसके पीछे भागती थी। इसे अच्छा लगता था जब इनकी आंखों में ये अपने लिए वो ख़ास जज्बा देखता, जैसे वो इनके ख्वाबों का महवर हो। इसकी शख्सियत, इसकी वजाहत, इसकी खुद एतमादी, सब कुछ एक मकनातीस की तरह देखने वालों को अपनी तरफ खींचता था। खूबसूरती इसकी इसे खुदा की तरफ से अनमोल तोहफे के तौर पर मिली थी। वो बचपन से ही सही सबसे अलग दिखाई देता था। वक्त के साथ साथ वो मज़ीद निखरता चला गया, जैसे किस्मत ने खुद इसके खदोखाल तराशे हों। मगर आर्यन खान एक ख़ास बात थी। इसे इन मर्दों से सख्त नफरत थी जो औरतों पर हाथ उठाते थे। इसके नज़दीक वो शख्स मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं जो किसी औरत को तकलीफ़ दे, और शायद यही वजह थी कि अबीरा से नफरत के बावजूद इसने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था। वो जानता था कि तकलीफ़ देने के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि इससे निकाह करके इसे तकलीफ़ पहुँचाई इसके नज़दीक एक जायज़ तरीका था। अबीरा से इसकी नफ़रत की जड़ इसके माजी में थी। रोशाने वो औरत थी जिसकी ज़िंदगी की रोशनी थी, और इसकी ज़िंदगी अबीरा के माँ बाप की वजह से बर्बाद हो गई। इसी दिन से आर्यन के दिल में एक फ़ैसला ठहर गया था। वो सिर्फ 7 बरस का था जब इसने खुद से वादा किया था कि इस दिन वो अबीरा के निकाह करेगा, ताकि दुनिया देखे कि इंसाफ भी कभी कभी इंतकाम की सूरत में उतरता है। वो हमेशा से अपने इरादों का पक्का था। जो सोचता था करके दिखाता था। वो अबीरा को इसके माँ बाप से दूर ले जा रहा था ताकि वो तड़पें अपनी बेटी के लिए, बल्कि वो इसे देखें कि ताकत की ज़मीन पर इंसाफ कितना तल्ख़ ज़ायका रखता है। वो जितना खूबसूरत था, इतना ही ज़हीन और इतना ही ख़तरनाक भी। इसके अंदर एक ऐसा सकूत आबाद था जिसके नीचे तूफ़ान सोते थे, और वो तूफ़ान सिर्फ एक नाम से जाग उठते थे, रोशने। अबीरा नींद में भी बेचैन थी। रोशाने। इसका जिस्म बार बार करवट बदल रहा था, जैसे तकलीफ़ अब भी इसके अंदर किसी आह की सूरत में जाग रही हो। सर कभी दाएं कभी बाएं चटकता। वो फिर लम्हा आया जब आर्यन के कदम जैसे ही अपने हुक्म के ख़िलाफ़ इसकी तरफ बढ़ गए थे। कभी कभी इंसान के जज्बात इंसान के काबू में नहीं रहते, दिल पर इंसान का अपना अख्तियार नहीं होता। कुछ एहसासात, कुछ हरकत वक्त की मर्ज़ी से सरजद हो जाती हैं, और इस लम्हे वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, जैसे किसी अनजाने खिंचाव से इसके दिल के अंदर एक रास्ता निकल लिया हो। क्यों होता है ऐसा, हम नहीं जान पाते। वक्ती तौर पर हर जज्बा एक सवाल बनकर दिल में ठहर जाता है, मगर वक्त गुजरने के साथ सब कुछ एक रोज़ हमारी आंखों के सामने रोशन हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया, हाथ अबीरा के माथे पर रखा। बुखार उतरने लगा था, मतलब दवाई असर कर रही थी। इसके पेट पर ब्लैंकेट नरमी से डाला ताकि ज़ख्म के साथ ना लगे। कुछ देर वो इसी तरह खड़ा रहा, जैसे इनके अंदर का शोर किसी लम्हे में खामोश हो गया हो। अबीरा के चेहरे पर अब सुकून था, आंखें बंद थी, सांसें हल्की और नर्म थी। वो गहरी नींद में चली गई थी। आर्यन खान ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली, फिर सोफ़े पर जा बैठा। सामने रखी शीशे की मेज़ से लैपटॉप उठाया, ऑन किया और फाइलिंग खोलकर तेज़ी से टाइप करने लगा। कैसा लग रहा था, जैसे वो अपने दिल की सारी उलझने अल्फाज में बदल रहा हो। आर्यन खान जितना अच्छा बिजनेसमैन था, इससे कहीं ज़्यादा माहिर हैकर भी था। इस वक्त वो लैपटॉप पर बैठा वो तमाम रास्ते बंद कर रहा था जिनके ज़रिए DSP आरम खान या अबीरा की फैमिलीज़ तक पहुँच सकती थी। लोगों की सोच जहाँ ख़त्म होती है, आर्यन खान की सोच वहाँ से शुरू होती थी। वो यहाँ से जाने से पहले हर वो दर बंद करना चाहता था जिस पर चलकर कोई इस तक पहुँच पाए। अबीरा की फैमिली ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के रास्ते भी वो खुद ही काट रहा था। इसका मकसद साफ था, अबीरा के घर वालों को तड़पते देखना। वो जानता था जब अबीरा इन सबसे दूर होगी तो इनके दिल कैसे बेकरार होंगे। लैपटॉप की चमक में इसकी आंखों का अक्स अजीब लग रहा था। तेज़ी से उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, जैसे हर हुर्फ के साथ वो किसी दरवाजे को बंद कर रहा हो। एक मैसेज टाइप करके इसने अपने तमाम ख़ास आदमियों को भेज दिया। राब्ते के महफूज तरीके सिर्फ इन्हीं के हाथ में थे। गहरी सांस लेकर इसने अपने लैपटॉप बंद कर दिया। सिवाय इसके ख़ास मैनेजर के कोई नहीं जानता था कि आर्यन खान कहाँ जा रहा है। सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डाली। फ़्लाइट का वक्त अभी बाकी था। थकन ने बदन पर कब्जा जमा रखा था। वो बेड की दूसरी जानिब आकर तकिए पर सर रख कर लेट गया और पल भर में नींद ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मगर कुछ देर बाद ही अचानक वो चौंक कर जाग गया। आंखें खोलते ही देखा अबीरा बेड पर नहीं थी।
निगाह कमरे में दौड़ाई, वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, मतलब वो वहाँ भी नहीं। आर्यन खान ने हरकत नहीं की। इसके लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट उभरी। वो जानता था अबीरा कहाँ है और क्या करने गई है। अबीरा खान, तुम्हारी सोच वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती जितनी दूर तक का मैंने सोचा है। इसके दिल में एक सर्द लहर उठी और वो तंसिया मुस्कुराहट के साथ छत को घूरता रहा। अबीरा को गए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। आर्यन खान की नज़रें अब भी छत पर जमी थी, चेहरे पर वही पुरस्कार खामोशी, जैसे सब कुछ जानकर भी अनजान हो। नींद अब कोसों दूर जा चुकी थी, मगर वो पलक नहीं झपका रहा था। कमरे में खामोशी गहरी थी, जैसे दीवारें भी सांस रोके खड़ी हों। वो उसके दिल में वही जलती हुई जिद, जो इंतकाम के शोले से भी ज़्यादा खतरनाक थी। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई, मगर इसने आंखें बंद कर लीं। एक सर्द मुस्कुराहट इसके लबों पर रेंग गए। जाओ अबीरा खान, देखते हैं ये खेल तुम कब तक खेल सकती हो। कमरे में खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे वक्त खुद गवाह बन गया हो कि अब कहानी का रुख बदलने वाला है। अबीरा की आंख अचानक खुली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो खिड़की के पर्दे से छनकर आ रही थी। इसने चंद लम्हे आंखें झपकी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। गर्दन जरा सी मोड़कर देखा तो आर्यन खान बेड की दूसरी जानिब करवट लिए लेटा हुआ था। सांसों की रफ्तार मतवाजन थी, जैसे वो गहरी नींद में हो। अबीरा का दिल जोर से धड़कने लगा था। कुछ पल वो यूं ही लेटी रही, फिर आहिस्ता से कंबल हटाया। इसके कदम फर्श पर पड़े तो ठंडक ने जैसे पाँव से ऊपर तक दिल सरक कर खौफ की एक लहर दौड़ा दी हो। वो दबे दबे कदमों से चलती हुई आर्यन के फ़ोन तक पहुंची। कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाया और एक नज़र आर्यन पर डाली। वो अभी वैसे ही लेटा था। अबीरा ने सांस रोक के दरवाजे की तरफ बढ़ी और हैंडल को आहिस्ता से दबाया और ज़रा सा दरवाज़ा खोला। कदम दरवाजे से पार रखते इसने धीरे से सांस लिया, जैसे कैद खाने की दीवार के पार निकल आई हो। वो दबे दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई थी और इसके दिल की धड़कन अब भी इतनी ऊंची थी कि लगता था कि आर्यन के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। मगर हैरान हुई देखकर कि आर्यन खान का फ़ोन ऑफ था। ऑन बटन को प्रेस किया तो वो फ़ोन ऑन हो गया, मतलब कि फ़ोन इसके खुद ऑफ करके रखा हुआ था। वो जल्दी से फ़ोन को ओपन करके यारम खान के नंबर मिलाने लगी। पहले अपने बाबा का नंबर मिला रही थी, फिर ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया कि अगर वह अपने बाबा का फ़ोन मिलाएगी तब भी इसके बाबा पुलिस की मदद के लिए बिना इसे यहाँ से रिहाई नहीं दिला सकते। अगर यारम को फ़ोन करेगी तो वो जल्दी इस तक पहुँच भी जाएगा और इसके घर वालों को भी खबर पहुँचा देगा। अपने आप को बचाने का इसके पास आखिरी चांस था और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो तेज़ी से यारम का नंबर डायल कर रही थी कि अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया, इतने चालाक शख्स के मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ। आज के दौर में तो छोटे छोटे बच्चे अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा कर रखते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता था? क्या आर्यन खान जैसा शख्स इसका करैक्टर में ही मशकूक है, वो अपने फ़ोन पर पासवर्ड न लगाता हो? वो हैरान तो हुई, मगर ये सब सोचने का इसके पास अभी वक्त नहीं था। वो यारम का नंबर डायल करके अपने कान से लगाए हुए इसके फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रही थी, मगर कई बार नंबर डायल करने पर भी ना तो किसी ने फ़ोन उठाया और ना ही यारम से बात हो सकी। प्लीज़ 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 यारम फ़ोन उठाएं। वो बेकरारी से इधर से उधर चलते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई इसे गहरी और कटीली नज़रों से देख रहा है। अबीरा अपनी बेकरारी और परेशानी में ये नहीं देख पाई कि कब से किचन के दरवाजे के साथ टेक लगाए आर्यन खान खड़े से देख रहा था। जितनी शिद्दत से आशिक का नाम ले रही हो, काश कभी इतनी शिद्दत से मुझे पुकारा होता, तो कसम से तुम्हारी सांस लेने से पहले तुम्हारे करीब खड़ा होता। अचानक बहुत करीब से आर्यन खान की आवाज़ आने पर अबीरा घबरा कर पलटी और घबराहट से इसके हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया। अबीरा के पास कोई बहाना नहीं था बनाने को। वो अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए घबराई नज़रों से आर्यन खान की तरफ देख रही थी। डर से अबीरा का पूरा चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। कंट्रोल करने के बावजूद इसका जिस्म कांप रहा था। थूक हलक से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। आर्यन दोनों बाजू सीने पर बांधे एक टांग को दूसरी पर क्रॉस किए खड़ा इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ, तुम्हारे यारम ने फ़ोन नहीं उठाया? आईब्रो चुकाते हुए तंजी अंदाज में पूछा। प्लीज़ मुझे मारिएगा मत। वो इतनी खौफजदा थी कि कपकपाते होंठों से रोने लगी। अच्छा, इतना डर लगता है तुम्हें मुझसे? फिर भी शौहर को सोता हुआ देखकर चलाकी से मेरे पास से फ़ोन उठाकर तुम अपने आशिक को फ़ोन कर रही थी। आर्यन खान एक कदम बढ़ाता वह इसके करीब आ रहा था। लहजे में सख्ती भी थी और एक अजब ठहराव भी। वो खौफ को और गहरा कर रहा था। अबीरा खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी। नफ़ी में सर खिलाती हुई कदम पीछे पीछे ले जा रही थी। दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलने को थी। मुझे माफ़ कर दें, आइंदा नहीं करूँगी। लब कपकपा रहे थे और आवाज़ गले में कहीं अटक गई थी। आर्यन खान के चेहरे पर गुस्से की एक लहर सी उभरी, मगर आंखों में वही मरसट सुकून था जैसे तूफान से पहले की खामोशी। इसके होंठों पर एक हल्की सी मगर ख़तरनाक मुस्कुराहट थी जो बता रही थी कि वो खामोश ज़रूर है, मगर अंदर कुछ भड़क चुका है। वो चंद लम्हे बस इसे देखता रहा, जैसे फैसला उसके चेहरे पर लिखा जा रहा हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो मना नहीं किया। आर्यन की आवाज़ में ठहराव सा था, मगर वही ठहराव जो तूफ़ान के मरकज़ में होता है।
मैं तो कहता हूँ रोज़ फ़ोन करना, दिन में जितनी बार दिल चाहे फ़ोन करना। अब इतना करीब आ चुका था, अबीरा के लिए पीछे होने की कोई गुंजाइश ना रही थी। पीछे शेल्फ के साथ जाकर इसकी कमर टकराई तो वो पलट कर देखने लगी जैसे कोई कैद परिंदा पर पिंजरे की आखिरी सलाख तलाश कर रहा हो। आर्यन खान ने दोनों हाथ इसकी तरफ में रखकर इसकी राह फरार बंद कर दी। इसकी नज़र अबीरा के चेहरे पर टिकी थी। गहरी चुपती हुई इसकी खामोशी में भी कई और सवाल छुपे हुए थे। डर से अबीरा की सांसें बंद होने लगी थी। इसने दोनों आंखें सख्ती से बंद कर ली, कबूतर की तरह। वो भी यही समझ रही थी कि आंखें बंद कर लेने से शायद खतरा टल जाएगा, मगर आर्यन खान कोई आम खतरा नहीं था। वो तो तकदीर की तरह इसके इतना करीब था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अबीरा डार्लिंग, आर्यन की आवाज़ में एक सर्द मुस्कुराहट खुली हुई थी। जब बहादुरी से फ़ोन उठाकर लाई हो तो अब आंखें खोलकर आर्यन खान को महसूस करने की हिम्मत भी जमा करो। वो झुका इसके करीब आकर जैसे इसके खौफ में धड़कनें सुन रहा हो। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें मारूं ना? वो ज़रा सा हंसा, मगर हंसी में छनकारियाँ थी। तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज़ है कि आर्यन खान एक मर्द है। मेरे नज़दीक तुम जैसी बेबस औरत पर हाथ उठाने मेरी मर्दानगी की तौहीन है। और लम्हा भर के लिए रुका। इसकी आंखों में रोशनी बदल गई, मगर इसका ये मतलब भर नहीं कि तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। तुम्हें सज़ा मिलेगी अबीरा, वही सज़ा जिसके तुम लायक हो। अबीरा के कान के करीब झुकते हुए आर्यन खान की सरगोशी ने हवा में एक अनजान सी लर्जिश पैदा की। गर्म सांसों की हिद्दत ने इसके वजूद में बेचैनी से दौड़ा दी थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने की कैद से निकलकर भाग जाना चाहता हो। वो अपने हवासों पर छाती हुई इसकी खुशबू को महसूस कर रही थी जो रफ्ता रफ्ता इसकी सांसों में उतर जाती थी। आर्यन खान ने नजरें उठाकर बंद पलकों के नीचे झुके हुए चेहरे को देखा। इसकी निगाहों का लम्स अबीरा के चेहरे पर पड़ा तो वो वक्त लम्हा भर को ठहर सा गया था। निगाहों की शिद्दत ऐसी थी कि हवा में भी सनसनाहट फैल गई थी। ज़िंदगी में पहली बार आर्यन खान के एहसास ने किसी के लम्स को इस तरह महसूस किया था। वो लम्हा इसके अख्तियार से बाहर ना था, ना इरादा, ना कोई सोच, बस एक जज्बा जो बेसाख्ता बह निकला था। अबीरा को अपने इतने करीब देखकर इसकी सांसों की नरमी महसूस करते आर्यन खान चंद लम्हों के लिए अपनी दुश्मनी भूल चुका था। ये सब गैर इरादी था, जैसे दिल ने ज़िद की हो और अकल खामोश खड़ी रह गई हो। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया था और फिर वो खुद से बहुत दूर निकल गया था। सांसों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई। फिर जैसे वो लम्हा खुद अपनी तफसीर बन गया। नरमी से वो पीछे हटा, लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट और आंखों में एक अनकही बात। यह एहसास बहुत नशावर है, वो मध्यम सी आवाज़ में बोला। फिर इसकी निगाहों के एक और रंग उभरा, ऐसी धीमी तपिश जो अल्फाज से ज़्यादा कहीं कह रही थी, अगर तुम मेरी दुश्मन की बेटी ना होती तो शायद ज़िंदगी वाकई हसीन हो सकती थी। अबीरा ने हैरान नज़रों से इसे देखा। यकीन और बेयकीनी के दरमियान झूलती हुई निगाहों से ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी और मेरी दुश्मनी तुम्हारी माँ की वजह से है, जिसने मेरी अपने से सब कुछ छीन लिया था, मेरी रोशानी को मुझसे जुदा कर दिया था, वरना शायद मैं तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ और भी महसूस कर सकता। तुम कमाल हो, मगर अफसोस, मेरे लिए तुम वही हो जो घर के कोने में पड़ी बेकार चीज़ लगती है। खूबसूरत ज़रूर हो मगर बेमायने। अबीरा के दिल पर वो जुमले ऐसे गिरे जैसे किसी ने रोशनी पर बोझल अंधेरा डाल दिया हो। वो खामोश खड़ी थी, मगर अंदर कुछ टूटता जा रहा था। नफरत, दुख और ख़ुद से बेजारी का एक तूफान उठ रहा था। अपनी तौहीन महसूस करते हुए अबीरा की आंखों से आंसू किनारों तक भर आए थे और फिर खामोशी से गालों पर फिसलने लगे थे। बुरा लगा? आंसू आ गए? आर्यन खान ने उंगली के पूरे से अबीरा के गाल पर बहता हुआ आंसू छुआ, फिर होंठों को ज़रा सा बाहर निकालते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। इसके चेहरे पर ना नरमी थी ना हमदर्दी, सिर्फ वही पुराना गुरूर, जैसे किसी कमज़ोर वजूद की टूटती हिम्मत पर इसे अफसोस नहीं, तफरी हो। अबीरा ने नजरें नहीं हटा ली थी, रुख मोड़ लिया था। दिल चाह रहा था ज़मीन फट जाए और बस में छुप जाए। ऐसी गुस्ताखी दोबारा मत करना जब तक मैं चाहूँ। जितनी देर चाहो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना पड़ेगा। ये आर्यन खान का हुक्म है। इसने इसका चेहरा अपनी मजबूती से गिरफ्त में लेते हुए ज़बरदस्ती अपनी तरफ किया था। आर्यन खान की आंखों में सर्द लौ थी, ऐसी जो इंसान को जला न दे मगर राख ज़रूर कर दे। अबीरा की पलकें लड़सी, दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मगर वो खामोश रही। आर्यन के लबों पर एक हल्की सी तंज़िया मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो अपने हुक्म के असर से पूरी तरह वाकिफ़ हो। किस अकेली लड़की को कैद करके अपनों से दूर रखना, इसे मजबूर करके अपनी बात मनवाना बहादुरी नहीं, कमज़ोरी है। इसके आंसू की लर्जिश में इसका गुस्सा, इसका दुख सब साफ झलक रहा था। अच्छा, और किसका घर तोड़कर किसी के शौहर पर अपना हक जमाना, किसी का घर छीनकर अपनी हुकूमत कायम करना, ये कहाँ की बहादुरी है? आर्यन के लहजे में ऐसी सख्ती थी कि महसूस होता था कि वो अपने अल्फाजों की आग से मुझे जलाकर खाक कर देगी। आंखें तेज़ सुर्खी माइल होने लगी। मैं खुदा की कसम नहीं जानती कि आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आखिर मेरे माँ बाप ने क्या किया था। मैं नहीं जानती कि आप ही इनसे क्या दुश्मनी है। आवाज़ में बेबसी थी, सच्चाई की थरथराहट थी। इसे वाकई कुछ नहीं मालूम था, मगर ये बात आर्यन को कौन समझाता? इतनी बच्ची तो नहीं थी कि सब के बताने पर भी तुम्हें समझ नहीं आई। आवाज़ में तंज और ठहराव का जहर खुला हुआ था। अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि तुम अपने माँ बाप की गलती की सज़ा भुगत रही हो। और इसके दोनों इतराफ़ में हाथ रखे, चेहरा करीब झुकाए खड़ा था। खौफ के मारे अबीरा की जान लबों तक आ गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो इतना करीब था कि इसकी सांसों की हरारत भी अबीरा के चेहरे से टकरा रही थी।
आर्यन खान ने इसके आंसुओं को देखकर एक लम्हे को नजरें चुराई, मगर अगले ही पल वही सर्द लहजा, वही सख्ती वापस आ गई थी। अबीरा के लरसते हुए होंठ कपकपाते, हाथ और आंखों की नमी जैसे खामोशी से फरियाद कर रही थी, मगर आर्यन खान का दिल जैसे पत्थर पर ज़रब लगाने से भी न पिघले। रो लो अबीरा, जितना दिल चाहे रो लो, लेकिन याद रखना तुम्हारे आंसू मेरे फैसले को नहीं बदल सकते। सज़ा तो अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी मिलेगी। आर्यन खान के लबों से ये निकले ये अल्फाज सर्द थे, मगर लहजे में कहीं ना कहीं दबी हुई वो चिंगारी थी जो दुख से ज़्यादा अपने अंदर के तूफान को छुपाने के लिए भड़क रही थी। अबीरा थके हुए लहजे में कह रही थी, जानती हूँ आप मेरा यकीन नहीं करेंगी, मगर मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता बाबा ने मामा से दूसरी शादी क्यों की। मैं नहीं जानती कि गलती किसकी थी, मगर इतना जानती हूँ कि कुछ भी कह दूँ आप मेरा यकीन कभी नहीं करेंगे। रोने से अबीरा की आंखें और भी हसीन लग रही थी। घनी पलकों में अटके शबनमी कतरे जैसे किसी नायाब गोहर की तरह चमक रहे थे। लम्हा भर के लिए आर्यन खान की नज़रें उसकी पलकों पर जा ठहरी थी, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। चेहरे पर जब्त की लकीरें और आंखों में वही उलझा हुआ साफ सकूत था। आर्यन खान निगाहों में वही चलती हुई आग, आवाज़ में भारी ठहराव लिए बोला, क्यों मैं यकीन नहीं करूँगा? मैं कोई इतना संगदिल तो नहीं कि सच को झुटला दूँ। मुझे मालूम है कि तुम अपने माँ बाप की मर्ज़ी से बगैर बेखबर हो। आखिर कौन माँ बाप अपनी औलाद को इतना अपने गुनाहों की दास्तान सुनाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता के करीब आता गया, नर्म लहजा हुआ, मगर आंखों में तूफान मचल रहा था। मैं ये भी नहीं जानता कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी तुम सज़ा के मुस्तहक हो, क्योंकि तुम इन औरतों और मर्द की औलाद हो जिनकी वजह से मेरी बेकसूर रोशाने ने कितनी रातें रो रो कर गुजार दी। मैंने अपनी रोशाने को तड़पते सिसकते बिखरते देखा है। वो एक लम्हे के लिए रुका, सांस भारी हो गई, आंखों के किनारे सुर्ख पड़ गए। तुम इन दो लोगों की जान हो जो सज़ा के लायक हैं। जब तक इनकी जान को अजियत नहीं पहुंचेगी वो तड़पेगी नहीं, और जब तक वो तड़पेगी नहीं मेरी रोशानी का बदला पूरा नहीं हो सकता, और जब तक मेरी रोशानी को सुकून नहीं मिलेगा। वो गहरी सांस लेकर लम्हा भर को आंखें बंद करता है, फिर सर्द लहजे में बोला, तब तक आर्यन खान अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता, और खुशी हासिल करने के लिए आर्यन खान किसी भी हद तक जा सकता है। आखिरी जुमला किचन की दरो दीवार में बारूद की तरह फैला। अबीरा की सांस रुक गई, हर लफ्ज़ में दहशत थी, धमकी थी। आर्यन खान की आवाज़ में की बात कुछ लम्हों का फ़िज़ा में एक भयानक सकूत क्या था। प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मेरी तो कोई गलती नहीं है। अबीरा रोती हुई कपकपाते लहजे में बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप मुझे जाने दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपनों से दूर नहीं करना, प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं जानती हूँ आप मुझे कहीं दूर ले जाने वाले हैं। इसके अल्फाज लरसते हुए फ़िज़ा में बिखर गए थे। चेहरा आंसुओं से तर पलके बोझल, दिल की हर धड़कन जैसे किसी अनदेखे अजाब का ऐलान कर रही थी। खामोशी में सिर्फ इसकी सिसकियाँ गूंज रही थी, और आर्यन खान वो बस इसे देख रहा था, जैसे इसकी बेबसी भी सज़ा का हिस्सा था। आर्यन खान ने अपने लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट सजाई, चेहरे पर वही संजीदगी, आंखों में ठहरा हुआ गुरूर। तुम्हारा नसीब तो अब मैं हूँ, कबूल कर लो तो सज़ा भुगतने में आसानी होगी। और रही बात तुम्हारे जानने की, तो बहुत अच्छा है, मैं कोई ऐसा मर्द नहीं जो तुम्हें बेहोश करके ले जाए। नहीं अबीरा, मैं तुम्हें पूरे होश और हवास के साथ अपने साथ मुल्क से बाहर लेकर जाऊंगा, और अगर किसी चालाकी की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लम्हा भर को रुका, नज़रों में ख़तरनाक चमक उभरी, लहजे में जहर खुला हुआ वकार था। और जहाँ तक जाने की बात है वो तो सोच दिल से निकाल दो। अब तुम मेरी कैद से सिर्फ एक सूरत में रिहाई पा सकती हो। वह ज़रा सा झुका और लहजा सरगोशी में बदल गया मरने के बाद। अबीरा के लब लर्ज़े, सांस रुक गई, और आर्यन खान के चेहरे पर एक नाकाबिले फ़हम इत्मीनान तैर गया था। मैं भाग जाऊँगी, वो बच्चों जैसी धमकी दे रही थी। आर्यन खान के होठों पर तंसिया सी मुस्कुराहट फैल गई थी। कोशिश करके देख लेना, मुंह के बल गिर जाओगी। आप ज़्यादा दिनों तक मुझे कैद नहीं रख सकेंगी। मेरे बाबा मुझे ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपका वो हश्र होगा जो आप ज़िंदगी भर याद कर रखेंगी। ओ माय गॉड, मैं तो डर गया। वो डरने की एक्टिंग करता हुआ उसका मजाक उड़ाते हुए दूर हो गया था। वैसे किस बाप की धमकी दे रही हो? वो जो तुम्हारा सगा बाप है ही नहीं। इसने सीधा इसके दिल पर चोट की थी। वो जितना था अब अबीरा तड़पेगी। वो जानता था कि अबीरा तड़पेगी, क्योंकि अबीरा सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी। आर्यन खान खबरदार अगर कोई घटिया मजाक किया तो वो मेरे बाबा है समझे। ओए होए होए होए, कैसे तड़प उठी हो। वो चेतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए से देख रहा था। मगर डार्लिंग, तुम्हारी तड़पने से सच्चाई नहीं बदल सकती। वो तुम्हारा सगा बाप नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इस हकीकत को तस्लीम करने में कितनी देर लगाती हो। झूठ मत बोलो, वो मेरे सगे बाबा हैं। अब अपना बदला निकालने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो, और मैं कभी भी इस बकवास पर यकीन नहीं करूँगी, और जिसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। मेरा सारा बचपन अपने बाबा की गोद में खेलती गुजारा है। जैसे कैसे मान लूँ कि वो मुझसे बेहद प्यार करने वाला मेरा सगा बाप नहीं। वो इतने अरसे से बोल रही थी कि अगर इसके बस में होता तो वो इसके वक्त वो सामने खड़े शख्स की जान ले लेती, मगर बस इसके बस में नहीं था, क्योंकि वो इस शख्स की रहमो करम पर थी। मगर इस वक्त वो निडर होकर ये सब बोल रही थी, क्योंकि बात इसके बाबा और इसकी मोहब्बत बरान पहुंची थी।
वो जानता था वो बगैर सबूत के नहीं मानेगी। आर्यन ने एक नज़र इस पर डाली। चलो दिखाता हूँ तुम्हें सबूत। वो कुछ समझती इससे पहले कि इसका हाथ इसकी कमर पर था। अबीरा चौंकी। दूर रहे मुझसे, ये क्या बेहूदगी है। आर्यन के चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई मगर आंखों में सर्दी थी। शट अप, ये बेहूदगी नहीं है। तुम खुद कहती हो ना तुम्हें यकीन नहीं आता, तो आओ यकीन दिला देता हूँ। वो सोफे पर बिठाई गई थी। जैसे कैदी कुर्सी पर लैपटॉप ऑन हुआ, स्क्रीन पर चंद फाइलें खुली जिनको देखना इस वक्त इसकी मजबूरी थी क्योंकि ज़बरदस्ती इसे लैपटॉप के सामने बिठाया गया था। ये देखो, ये तुम्हारी माँ की 21 साल पुरानी रिपोर्ट है। आर्यन खान ने फाइल मेज़ पर फेंकी। लहजे में वही बेरहम सुकून था। साफ साफ लिखा है कि वो प्रेग्नेंट थी और ये रहा तुम्हारे माँ बाप का निकाहनामा। दोनों को मिलाकर देख लो, सब सच खुद समझ आ जाएगा। वो नजरें जमाए इसके चेहरे को देखने लगा। प्रेगनेंसी रिपोर्ट के मुताबिक निकाह 1 साल बाद हुआ था। अब या तो तुम्हारे माँ बाप और पहले से नाजायज़ ताल्लुकात है या फिर तुम किसी और के नाजायज़ या जायज़ औलाद हो। मैं इसमें कोई फ़ैसला नहीं कर देता, फ़ैसला तुम खुद कर लो। रिपोर्ट और निकाहनामे को देखते हुए अबीरा के अंदर जैसे किसी ने सांस रोक दी थी। दिल टूटने की आवाज़ अगर सुनाई देती तो शायद कमरे में गूंज उठती। वो तबरेज़ खान की बेटी नहीं जिसकी गोद में इसने बचपन गुजारा, जिसकी हंसी पर वो पलती थी, जिसके लम्स पर से महफूज थी। अचानक ही जानना कि बस का बाप ही नहीं, बेटी के लिए मौत से कम नहीं था। आर्यन एक के बाद एक सबूत रखता जा रहा था। हर फाइल, हर कागज़, हर लाइन में वो जहर खुला हुआ था जिसे छुटलाना अब नामुमकिन था। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर निकाहनामे तक हर निशान यही कह रहा था कि अबीरा तबरेज़ खान की सगी बेटी नहीं। अबीरा की आंखों से बहते आंसू दामन में गिरने लगे थे। दुनिया में सब कुछ रुक गया था, बस एक सच चल रहा था जिसके वजूद को मिटा रहा था। अबीरा डार्लिंग, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आर्यन खान के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। तुम्हारा शौहर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सज़ा बनकर के अल्फाज में नरमी नहीं बल्कि जहर में घुलाती हुई तस्कीन थी। अबीरा की टूटी हुई सांसों, लरसती हुई पलकों और बिखरे वजूद को देखकर आर्यन खान के दिल में सालों से सुलगती हुई आग को जैसे सुकून मिल गया हो। इसे एक सफाक सा इत्मीनान जैसे अब इसका बदला पूरा होने जा रहा था। कमरे की फ़िज़ा में एक मध्यम सी सिसकी और आर्यन के दिल की खामोशी फतह धड़कन बाकी थी। अगर अब यकीन आ गया है तो फिर ये मातम ख़त्म करो। और सफाकी से बोला था, एक ही बार मार दे, आपके दिल को तस्कीन मिल जाएगी और मेरी जान छूट जाएगी। मैं जीना नहीं चाहती ना अबीरा डार्लिंग, कैसे एक ही बार मार दूंगा तो फिर मेरा बदला कैसे पूरा होगा, जबकि मेरी रोशानी हर दिन रात अपने घर के टूटने पर तड़पती रही है, रो रो कर जागती रही है। तो क्या तुम्हारी सज़ा इतनी आसानी से ख़त्म कर दूं? इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब करते हुए तंज ज़दा मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी तरफ से एक फ्री मशवरा है, रोना धोना बंद कर दो और तैयार हो जाओ हमेशा के लिए मेरे साथ दर्द के सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। तुम्हारे ड्रेसेस आ चुके हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ और फ्लाइट का वक्त होने वाला है। वो इस वक्त किसी बेबसी इसके रोने का मजाक उड़ा रहा था मगर वो खामोश थी। इसके पास कहने को कुछ नहीं था बचा था, ना अल्फाज, ना हिम्मत, ना एहसास। वो जैसे लम्हा भर को पत्थर की मूरत बन गई थी। पत्थर बनने से कुछ नहीं होगा। इसने इसके सामने हाथ लहराकर चुटकी बजाई, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम ऐसी पोजीशन में हो कि मेरे साथ बहस कर सको, और वैसे भी मुझे बहस करने वाली औरतें नहीं पसंद। तुम तो बग़ैर बहस के भी नापसंद हो, बहस करोगी तो और बुरी लगोगी। वो थोड़ा रुका, फिर जहर में बुझी लहजे में बोला, और अगर इससे भी ज़्यादा बुरी लगोगी तो सज़ा दूंगा। और अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, क्योंकि तुम तो पहले ही अपनी हालत काफ़ी ख़राब कर चुकी हो, तुम पहले ही काबिल रहम लग रही हो, मगर अफसोस फिर भी मुझे तुम पर रहम नहीं आ रहा। बेहतर है उठो और तैयार हो जाओ। वो एक साथ सब कुछ कह कर गया था, जैसे दिल में सालों से जमा गुस्सा अल्फाज की सूरत निकल रहा हो। अबीरा खामोश रही, कुछ कहने को नहीं था। खाली नज़रें, खाली दिमाग, दिल ज़ख्मी लिए। वो बस एक नज़र इसे देखकर पलके चपक गई। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी ज़रूरत का सामान रखवा दिया गया है, अच्छे से तैयार हो जाओ। बेहाल हालत में मेरे साथ मत चलना, नाम की सही मगर बीवी हो मेरी। इसने लहजे में आखिरी हुक्म दिया था। और हाँ, गाउन पहनकर हिजाब और नकाब लगा लेना। पहले तो वो खामोश रही मगर फिर दिल में उठता हुआ सवाल ज़ुबान के रिश्ते निकल ही आया था। हम कहाँ जा रहे हैं? वीरान नज़रों से खला में देखते हुए इसने मध्यम आवाज़ में पूछा। आर्यन खान के लबों पर एक तंसिया मुस्कुराहट उभरी। वैसे तो मैं तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ, मगर चलो तुम्हारी मासूमियत पर तरस आ ही क्या, बता देता हूँ ताकि याद रखो कि डार्लिंग तुम्हें हनीमून के लिए स्कॉटलैंड लेकर जा रहा हूँ। वो अपनी बात पर खुद ही हंसा, आंखों में अजीब सी चमक थी। देखो ना कितना रोमांटिक मुल्क है, ऐसा दुश्मन कहाँ मिलेगा जो तुम्हें सज़ा देने के लिए इतने हसीन मकाम पर ले जाए। आखिर आर्यन खान हूँ मैं, मेरी सज़ाएँ भी कीमती होती हैं और महंगी भी। सस्ती चीज़ें और सस्ते शौक़ मुझे कभी पसंद नहीं रहे। अबीरा के होंठ हल्के से हिले, मगर लफ्ज़ों ने इसका साथ न दिया था। वो खामोशी से उठी थी, कदम जैसे ज़मीन पर नहीं रख रही थी।
और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आर्यन खान ने एक नज़र इसके कमज़ोर डगमगाते कदमों पर डाली, मगर फिर नज़रें उठाकर हल्का सा ज़ेरे लब तबस्सुम किया। बेचारी, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। आर्यन खान ने इसके स्कॉटलैंड जाना कोई नई बात नहीं थी। इसके लिए इसके बिज़नेस का बड़ा हिस्सा वहीं था, मगर इस बार वो महज बिज़नेस के लिए नहीं जा रहा था। अब की बार इसके साथ एक सज़ा थी, एक कहानी थी, एक कैदी थी। अबीरा के कागजात इसने रातों रात तैयार करवा लिए थे। वो तो खुद वहाँ बरसों से आता जाता था, मगर इसके लिए ये सब कुछ पल भर में मुमकिन कर दिया था। आर्यन खान चाहता तो यही था कि सब कुछ इसकी मर्जी से हो और इसी के हाथों में रहे। सच तो ये था कि आर्यन खान के इरादे सिर्फ एक बदले तक महदूद नहीं थे। वो खुद नहीं जानता था कि आगे वक्त क्या रंग दिखाएगा, मगर इतना ज़रूर तय था कि इसके सफ़र के बाद किसी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। कमरे में फैली हवा एक अजब सा बोझ था, जैसे किस्मत खुद अपना फैसला लिखने जा रही हो। पुलिस स्टेशन की मध्यम रोशनी में फाइलों का बोझ लिए हवा रुक सी गई थी। डीएसपी यारम खान की कुर्सी चिरचिराई, जैसे वो भी इनके गुस्से से हाइफ हो। मुझे नहीं पता, बस हर हाल में आर्यन खान का बायोडाटा चाहिए मुझे। यारम की आवाज़ में ऐसा जलाल था कि वो दीवार पर टंगी घड़ियाँ भी पल भर को रुक गई थी। कमरे में बैठा हर एहलकार सहम कर एक दूसरे का चेहरा देखने लगा था। यारम अपने अमले के लिए नरम दिल अफसर था, मगर जब वो दहाड़ता था तो इसकी गूंज किसी शेर के हमले से कम न होती थी। सर, एक जूनियर ने हिचकिचाते हुए कहा, हम क्या करें, वो शख्स आम मुजरिम नहीं है, बहुत चालाक, बहुत शातिर। हर अकाउंट, हर फाइल, हर लिंक पर खुफिया पासवर्ड लगा रखा है, और वो पासवर्ड सर किसी आम दिमाग का बनाया हुआ नहीं। यारम खान ने भवें सुकेड़े। तुम लोग क्या कहना चाहते हो कि एक मुजरिम तुम सबसे ज़्यादा ज़हीन है? इसकी आवाज़ बर्फ़ में डूबा हुआ फौलाद लग रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी यारम के चेहरे पर पड़ी और इसके चेहरे पर एक साया सा लहराया, एक ऐसा साया जो इंतकाम नहीं, किसी बड़े राज की खुशबू दे रहा था। तो इसका मतलब है कि वो एक शख्स हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर भारी पड़ रहा है। तो लानत है हमारी कोशिश पर, हमारी ट्रेनिंग पर कि हम सब यकजा होकर भी इस एक शख्स को हरा नहीं पा रहे। सर, ऐसा नहीं है, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह हम इस तक पहुँच जाएंगे। कितना टाइम? बोलो, कितना टाइम चाहिए मेरी होनहार टीम को? यारम गुस्से से लाल चेहरा लिए, दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए, पाँव एक दूसरे के दूरी पर रखे, रूबदार अंदाज से खड़ा था। सर, हम शर्मिंदा हैं। ऑफिसर ने नज़र झुकाई, शर्मिंदगी से कहा, मुझे शर्मिंदगी नहीं चाहिए, मुझे आर्यन खान के बारे में सब सबूत चाहिए। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, पल पल की रिपोर्ट होनी चाहिए। जल्द अज जल्द वो हमारी कस्टडी में होना चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आर्यन खान के बारे में सारी तफसील पेश कर दूंगा। देरी के लिए माजरत ख्वाह हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। इशारा मिलते ही इंस्पेक्टर ने फाइलें समेटी, बाकी टीम्स नजरें झुकाए सलाम करके बाहर निकल गए। कमरे में वो सिर्फ वो रह गया था। खामोशी इतनी गहरी थी कि घड़ी की टिक टिक भी तेज़ सुनाई देने लगी थी। मेज़ पर बिखरी फाइलों पर एक निगाह पड़ी, फिर कुर्सी से टेक लगाकर गहरा सांस लिया। आंखों में अजीब सी सख्ती थी, जैसे फैसला कर चुका हो कि अब खेल बस होना ही चाहिए। ऐ अल्लाह, इस इज़्ज़त की हिफाजत करना। काश इस दिन रास्ते बंद ना होते, काश मैं ट्रैफिक में यूँ ना फंसता। अगर मैं वक्त पर पहुँच जाता तो आज ये सब कुछ ना होता। वो मेरे पास होती, मेरे हिस्से को सुकून बनकर। कुर्सी की पुश से टेक लगाते आंखें मूंदे वो दोनों उंगलियों से कनपटियाँ सहला रहा था। आंखों के पीछे धुंधले मनाजिर थे, चीखती आवाज़ें, बिखरते ख्वाब, और इन सब के बीच सिर्फ एक ख्याल, अगर मैं वक्त पर पहुँच जाता। कमरे में खामोशी की घड़ी हर टिक दिल पर चोट की तरह लग रही थी। तकदीर जैसे तंज़िया अंदाज में कह रही थी, तुम्हारी थोड़ी सी देर ने तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे इतना दूर कर दिया। वो घटिया इंसान न जाने कैसी बुरी नजरें इस पर डाले हुए होगा। ये सोचते ही दिल में एक तड़प उठी थी, सांसें भारी हो गई और सीना जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। बहुत मुश्किल है अपनी पहली मोहब्बत को किसी और की कैद में देखना। बहुत तकलीफ दे होती है ऐसी मोहब्बत जो लफ्ज़ों के बगैर हो, जिसमें फरियाद ना हो, शिकायत हो, बस खामोशी हो, और खामोशी के पीछे एक चीख जो सिर्फ दिल सुन सके। हमेशा इस लड़के के दिमाग की मनफी सोच, मुझे डर लगता है कि अफजल खान की आवाज़ गुस्से से गरज रही थी। अपने बेटी की करतूतें पहुंची तो उसका गुस्सा आखिरी हदूद को छू रहा था। वो इस वक्त अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। रोशाने, तुम्हें मेरी समझ नहीं आई? अफजल खान की आवाज़ गुस्से से लरस रही थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ बरसों का जब पिघलता जा रहा हो। इसको फ़ोन मिलाओ, मैं जानता हूँ वो तुम्हारा फ़ोन ज़रूर उठाएगा। मेरी बात करवाओ इससे। हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है, और इस लड़की की वजह से वो इज़्ज़त मिट्टी में मिल रही है। रोशाने के चेहरे का रंग उड़ गया था। ठीक है, वैसे जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आंखों में खौफ और बेबसी थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, लाला, आप फजूल में मुझ पर गुस्सा करें। मैं इससे कैसे बात करूं? इसका नंबर बंद है, और नंबर पर कॉल कैसे करूं? इसकी आवाज़ थरथरा रही थी, जैसे अल्फाज भी इसके साथ कांप रहे हों। इंसान जितना भी शातिर हो, अपने किसी गहरे रिश्ते को झूठ बोलते हुए कहीं ना कहीं दिल में गहराई में एक घबराहट ज़रूर जाग उठती है। ऐसी घबराहट जो लफ्ज़ों के पीछे छुपकर भी चुप नहीं रहती। इसी लम्हे रोशानी के लहजे में लर्जिश जिसके अंदर के राज को बेनकाब करने पर तुली हुई थी। अफजल खान के तजर्बाकार कानों पर
वो लर्जिश फ़ौरन महसूस कर ली थी। दिल जैसे जैसे दिल के अंदर बजने वाली एक ऐसी हल्की सी दस्तक को जो छुपाए नहीं छुपती थी। कमरे में लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई थी। सिर्फ अफजल खान के भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी और रोशाने की नज़रें फर्श पर छमी थी। रोशाने ने बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोनों इस गेम में शामिल हो। वो तुम्हारी बात सुनता है और तुम्हें इसकी हर बात का पता होता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है? खुदा का वास्ता है, इस आग को अब बुझा दो, इससे पहले कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसका कोई अजाला ना हो सके। अफजल खान गुस्से से अपनी बहन को बोल रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि रोशाने सब कुछ जानबूझकर अनजान बनने का जिम्मेदार ड्रामा कर रही है। लाला बस कर दें, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता आर्यन कहाँ है, इसका नंबर बंद है, तो आप मुझ पर क्यों यकीन नहीं कर रहे? और आपको इस लड़की की इतनी फ़िक्र क्यों है? शायद आप भूल रहे हैं कि इसी लड़की की माँ की वजह से आपकी बहन की ज़िंदगी तबाह हो गई। आपकी बहन का हंसता बसता घर उजड़ गया। मेरे बेटे से बाप का साया छिन गया। इस औरत ने आप शायद सब कुछ भूल चुके हैं, मगर मैं कुछ नहीं भूली और ना ही आर्यन ने कुछ भुलाया। असल में तो भाई होने का हक वो अदा कर रहा है। आपको तो शायद अपनी बहन के ज़ख्म नज़र आना बंद हो गए हैं। रोशानी रो रही थी। जब चुप चुप कर जाओ रोशानी, ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसलिए तुम्हारा लाला गुस्से में है। और तुम अपना दिल मैला मत करो। रोशानी की भाभी गुलनाज कि इसके आंसू साफ करती हुई सोफे पर इसके पास बैठी थी, नरमी से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही लाला को आखिर आर्यन पर इतना गुस्सा क्यों है? रोशानी ने आंसू में भीगी निगाहों से लाला की सिमत देखा, जबकि अफजल खान खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। सालों बाद वो अपने फूफो के साथ कोई नाइंसाफ़ी का बदला ले रहा है और लाला इसी बात पर इससे खफा है। अफसोस है जो काम लाला खुद करना चाहिए था वो आज का लाला का बेटा कर रहा है। सालों पहले तुम्हारी इज्जत और हठधर्मी ने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया था। मैंने कितनी बार समझाया, मगर तुमने अपना गुरूर और सिद्ध छोड़ा नहीं। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा घर टूट गया। अब सारे इल्ज़ाम दूसरों पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने गुस्से में अपना ही घर तबाह किया है और अगर इसी रास्ते पर चलती रहो तो तुम्हारा यही गुस्सा और इज्जत तुम्हारे भतीजे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। इसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। खुदा के वास्ते इसे गलत ट्रैक पर मत डालो। तबरेज़ खान के लहजे में बरसों का दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। आंखों में वही पुरानी चुभन और जो आज फिर से जाग उठी थी। अफजल खान कभी नहीं चाहता कि इसकी बहन का घर उजड़े, मगर रोशाने ने हमेशा से ज़िद्दी थी। अपनी अना की तस्कीन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी और यही सरकशी अफजल के आन को हमेशा खटकती थी। लाला हमेशा गुस्से में दिल की बात ज़बान पर ले आते हैं। आपको आज भी मैं ही गलत लगती हूँ और बरसों पहले भी मैं ही गलत लगती थी। मेरी बात मेरे लिए तो नहीं तो मगर तकलीफ़ दे ज़रूर है। वो जहाँ तक बात रही कि मेरा भतीजा मेरी सुनता है, तो ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपका भांजा भी तो आपकी ही सोच पर चलता है, आपके मुताबिक चलता है। मैंने तो कभी शिकवा नहीं किया। यहाँ रुशाने के लहजे में एक पुरानी कसक थी, जैसे बरसों की चुप के बाद लफ्ज़ों में ढल रही थी। तुम अच्छी तरह जानती हूँ मैंने कभी सारम को गलत मशवरा नहीं दिया। हमेशा इसको ज़िंदगी के बेहतरीन असूल सिखाए हैं। तुम फ़र्क महसूस करो अपनी तरबियत और मेरी तरबियत में। सारम सुलझा हुआ नेक बच्चा है, बड़ों का अदब करने वाला, हर बात को बारीकी से समझने वाला, अक्लमंद रिश्तों को जोड़कर रखने वाला। इसे सही और गलत का फ़र्क समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरी जानिब तुमने आर्यन की ऐसी तरबियत की है कि वो बाकी है जो खुद सर ज़िद्दी बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसलिए सिर्फ इसकी शख्सियत मायने रखती है, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं। इसने ख़ुद को सख्त खोल में बंद रखा है जिससे निकलना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर शक नहीं कर रहा, मगर शक है मुझे तुम्हारी तरबियत पर कि तुम कहीं ना कहीं कम पड़ गई हो। आर्यन की तरबियत करने में वक्त रहते अगर इसको संभाल लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अफजल खान के हर लफ्ज़ के पीछे एक भारी सोच और सालों की तलखी छुपी हुई थी। इसकी आंखों में मासी की सच्चाइयाँ और हाल की सख्त हकीकतें झलक रही थी। रोशानी ने इस वक्त अपने भाई के सच्चे मगर सर्द अल्फाज बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके लिए तो सिर्फ इसकी अपनी ज़ात ही ठीक थी, बाकी सब गलत। और इसके बाद का वो जवाब ना देती ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता था। वाह लाला वाह, कितनी आसानी से आपने मेरी तरबियत पर उंगली उठा दी है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आर्यन को किसी गलत रास्ते पर ले जा सकती हूँ। बेटा है वो मेरा, मैं इसे सारम से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर वो मेरे साथ डट कर खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी तरबियत गलत की है या इसके दिमाग में खन्नास भरा है, बल्कि इसने बरसों मेरी तकलीफ़ देखी है, और वही तकलीफ़ जो आपको कभी नज़र नहीं आई। इसके मासूम दिमाग में जो कुछ बचपन से महफूज है आज वही इसे अपने फैसले करने पर मजबूर कर रहा है। मैंने आर्यन को कभी नहीं कहा कि जाकर तबरेज़ की नाजायज़ बेटी को अगवा करे। ये इसका अपना फ़ैसला था। रोशानी के लहजे में बरसों की कैद, हसद और जलन सब एक साथ बाहर आ रहे थे। इसकी आवाज़ में आज भी अकड़ और अनाक मौजूद थी, मगर वकार भी बरकरार था। वो सब अलग धलक और मजबूत लग रही थी। हर लफ्ज़ इसकी सदियों पर महीद फितरत की झलक दे रहा था। आज भी वो अपने लिए कहीं भी डटकर खड़े होने की हिम्मत रखती थी। खुदा के लिए रोशानी, बोलने से पहले कभी सोच लिया करो। किसी की बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं बोलते।
तबरेज़ खान का लहजा सर्द था, खौफ खुदा था इसके दिल में। चाहे दुश्मन की ही क्यों ना हो, बेटी बहरहाल बेटी ही होती है। आपको भी खुदा का वास्ता है खान चुप कर जाएं। अफजल खान की बीवी ने सर्द मगर मजबूत लहजे में कहा, क्यों दोनों बहन भाई बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? हमें आराम से रब्ता करके उस लड़की को अपने उसके माँ बाप तक पहुँचाना है ना कि यहाँ बैठकर झगड़ा करना है। बात को बढ़ता देकर वो बेबसी से दोनों आगे हाथ जोड़ती हुई बोली, बस करें खुदा के लिए, अब मज़ीद शोर की नहीं समझदारी की ज़रूरत है। मुझे मत समझाओ। अफजल खान ने गुस्से से भरे लहजे में हाथ का इशारा रुशाने की जानिब करने को कहा। जिसको समझाने की ज़रूरत है उसको समझाओ, उसे कहो अपने लाडले से रब्ता करे, फौज की नाखुन ले और तबरेज़ खान की बेटी को वापस करे। उसकी आवाज़ में लरसती हुई सख्ती थी। मत भूलो वो तबरेज़ खान है, बेटी के लिए वो जान दे देगा मगर पीछे नहीं हटेगा। कमरे में खामोशी छा गई। सोसाइटी में हमारा कोई मकाम है या नहीं? वो भड़कते हुए बोला। बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी है कि अफजल खान के बेटे ने एक मासूम लड़की को अगवा कर लिया है। अब मैं किस को जाकर जवाब दूँ? अफजल खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, रगें उभर आई थी। सालों से वो अपनी बहन के उजड़े हुए घर का जब बोझ दिल में दबाए खामोश था, मगर आज इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इसके दिल की सारी भड़ास परसों की तपिश रोशानी के सामने साफ ज़ाहिर हो गई थी। मुझे समझ नहीं आती क्यों आपको दुश्मनदारों से हमदर्दी हो रही है। तड़पने दें तबरेज़ खान को, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि वो तड़पता हुआ कैसा लगता है। सालों पहले उसने मर्द होने में के गुरूर में मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे बेटे के सर से बाप का साया छीन लिया था। आज वक्त ने पलटा खा लिया है। आज उसकी बेटी मेरे आर्यान के पास है। अब मैं देखती हूँ कैसे आज़ाद करवाता है वो अपनी बेटी को। रोशानी की आवाज़ में गुस्सा भी था, ज़िद भी, और वो पुरानी चुभन भी जो वक्त गुजरने के बाद भी कम नहीं होती। अफजल खान ने रोशानी की तरफ देखा, निगाहों में बेयकीनी और लहजे में गर्व था। रोशानी, अफसोस है मुझे तुम्हारी सोच पर, मुझे यकीन नहीं आता तुम मेरी बहन हो। मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, मैं कैसे किसी की बेटी के साथ ये सब होते देख सकता हूँ? दुश्मन बेटी की हो या अपनों की, बेटी से बेटी होती है, इज़्ज़त की निशानी, किसी के इंतकाम का हथियार नहीं। ये बात इन लोगों की ने क्यों नहीं सोची कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और वक्त हमारा है। अब हम भी नहीं सोचेंगे कि आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। रोशानी के लहजे में बरसों की जलन और ज़िद बोल रही थी। मैं तुम फूफी भतीजे की तरह कमज़र्फ नहीं हूँ। क्या करूँ? अफजल खान के लहजे में बेबसी थी मगर आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। आज इसे रोशानी और आर्यान दोनों पर सख्त गुस्सा था। हमें कमज़र्फी के ताने बाद में दे दीजिएगा। लाला, पहले तो ये बताएं कि यह खबर आप तक पहुँची कैसे? रोशानी के चेहरे पर हैरत के साथ चालाकी भी थी। शातिर दिमाग ने फ़ौरन रुख बदलने की कोशिश की। इसे अचानक एहसास हुआ कि आखिर अफजल खान तक ये बात पहुँची ही कैसे। जब तुम किसी की बात नहीं सुनोगी तो ख़बर मुझ तक तो ज़रूर पहुँचेगी। आज तुमसे बात करने के बाद तबरेज़ खान सीधा मेरे ऑफिस आया था। इसने बताया कि मेरे बेटे ने ये अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है। कसम से ज़मीन तंग लग रही थी मुझे। वाह, क्या बात है लाला, हैरान कर दिया आपने। वाह, आया आपके कान भरे और चला गया? वो आपने अपने ही बेटे के ख़िलाफ़ उस शख्स की बातें सुन ली। वाह, क्या इंसाफ है आपका। आपको कल भी वो शख्स अजीज़ था और आज भी है, मगर मुझसे और आर्यान से किसी नरमी की उम्मीद मत रखिएगा। रोशानी ने तल्ख लहजे में कहा। फ़िलहाल तो मुझे नहीं मालूम कि आर्यान कहाँ है और उसकी बेटी को कहाँ लेकर गया है। अगर मालूम भी होता ना तब भी नहीं बताती। ये कहकर रोशानी ने गुस्से में मुड़ गई थी। कदम भारी थे मगर लहजे में अभी तेज़ था। वो बददिली से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अफजल खान ने दोनों हाथों से सर थाम कर सोफे से पर बैठते हुए गहरा सांस लिया। उसकी बीवी जल्दी से पानी का गिलास भर कर लाई। अफजल खान ने एक ही सांस में पानी पी लिया था मगर उसका सर अब भी झुका हुआ था, जैसे बरसों का बोझ कंधों पर उतर आया था। जब आपको मालूम है कि वह अपने घर टूटने के बाद सख्त दिल हो चुकी है तो फिर क्यों उलझते हैं आप इससे? गुलनास ने अफजल खान के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए धीमा सा कहा था। अफजल खान ने आहिस्ते से सर उठाया। आंखों में थकन और दिल में भारीपन ली। ये बात उलझने की नहीं है गुलनास, यही किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है। मैं खुद एक बेटी के बाप हूँ, जानता हूँ कि एक लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है। इसके लहजे में दुख भी था, गैरत भी, मगर अफसोस मेरी अपनी बहन एक औरत होकर भी ये बात समझने के लिए तैयार नहीं। दुश्मनी निकालने के लिए किसी की बेटी की इज्जत उछालने की ज़रूरत नहीं होती। समझाओ जाकर इस बददिमाग लड़की को, अफजल खान ने सख्ती से कहा और बेबसी से दोनों हाथ जोड़ लिए। गुलनास ने आह भरी। मेरे समझाने से क्या वो समझेगी? और आप भी तो इससे सख्त लहजे में बात कर रहे थे। ये तो सच है ना? उसका हंसता बसता घर जिस औरत की वजह से उजड़ा, उसकी बेटी के लिए वो नर्म गोशा कैसे रख सकती है? अफजल खान खामोश रहा। कमरे में जैसे एक बोझ हवा ठहर गई। गुलनास के अल्फाज दुरुस्त थे मगर ज़ख्म पर मरहम बनने की बजाय वो ज़ख्म को मज़ीद ताज़ा कर गए थे। अफजल खान एक समझदार और गहरे
शऊर रखने वाला शख्स था। कुछ लम्हों के लिए वो खामोश ज़रूर हो गया था, मगर ये खामोशी रजामंदी नहीं थी। ना वो अपनी बीवी से बात से मुत्तफ़िक था, ना अपनी बहन के अंदाज़ फ़िक्र से। वो ख़ुद एक बेटी का बाप था। इसके लिए वो तबरेज़ खान के दुख को दिल से महसूस कर रहा था। आखिर वो जानता था कि एक बाप के लिए बेटी की इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं होता। कभी वक्त था अफजल ख़ान और तबरेज़ खान ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि अच्छे दोस्त भी थे। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर किस्मत ने ऐसा रुख मोड़ा था कि दोस्ती दरारों में बदल गई। रिश्ते कमज़ोर पड़ गए और अना ज़िद और हालात में इनके दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसके पार अब सिर्फ पछतावा था। अफजल ख़ान जानता था कि रोशाने के घर टूटने में सबसे बड़ा हाथ खुद रोशाने का ही था। मगर भाई होने की मजबूरी भी अजीब होती है। बहन चाहे गलत हो, भाई फिर भी इसके साथ खड़ा नज़र आता है, दुनिया के सामने ढाल बनकर, दिल के अंदर सुलगते दुख के साथ। ऐसा ही दुख, ऐसी ही मजबूरी आज अफजल ख़ान के चेहरे पर भी लिखी थी। सालों पुराने ज़ख्म जैसे किसी ने फिर से दखरोच दिए थे। आज तबरेज़ खान के सामने बैठकर अपने ही बेटे की हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ऐसी शर्मिंदगी जो इंसान के वजूद तक को जला देती है। इसने वादा किया कि वह आर्यान से बात करेगा और तबरेज़ खान की बेटी को बाइज़्ज़त घर भेज देगा, मगर घर आकर तो मामला ही बदल चुका था। आर्यान जैसे ज़मीन से गायब हो गया था। ना फ़ोन, न पैगाम, न कोई निशान, सब रास्ते बंद कर दिए थे इसने। और अब सिर्फ खामोशी बाकी थी, ऐसी खामोशी जो चीख रही थी वो मुल्क गया है। ये कोई नहीं, जो वो किस मुल्क गया है वो कोई नहीं जानता था। आर्यान खान अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में महीनों तक मुल्क से बाहर रहता था। पाकिस्तान में इसके भरोसे के लोग इसका कारोबार संभाल लेते थे, हर चीज़ पर काबू में रहती थी। इसलिए आर्यान खान के लिए यहाँ से निकलना कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। अफजल ख़ान के लिए समझना मुश्किल था कि वह तबरेज़ खान से क्या हुआ, अपना वादा कैसे पूरा करेगा। इसकी पहली और आखिरी उम्मीद रोशानी थी, मगर वह अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। अफजल ख़ान जानता था कि इसकी बहन बहुत ज़िद्दी है और इसका बेटा भी अपनी ज़िद में कम नहीं था। अब वो बीच में फंस चुका था, रास्ता नहीं आ रहा था। वो कैसे तबरेज़ खान की बेटी को बाइज़्ज़त वापस लाए। तबरेज़ खान गहरी सोच में डूबे, आंखें बंद किए सोफे से टेक लगाए बैठा था। पास ही बैठी हुई गुलनाज फिक्रमंद नज़रों से इसे देख रही थी। वो अपने शौहर को इस तरह परेशान नहीं देख सकती थी, ना चाहती थी कि दोनों बहन भाई आपस में उलझकर एक दूसरे से दूर हो जाएं। कुछ देर खामोश रही, फिर नरमी से बोली, खान अगर आप इस तरह परेशान होकर ख़ुद को अजियत देंगे तो आपकी तबीयत ख़राब होने के सिवा कुछ नहीं होगा, बजाय इसके कि हम आपस में झगड़ा करके दिल चलाएं। हमें हल ढूंढना चाहिए। आप आर्यान के ऑफिस या इसके स्टाफ से बात करें, मैनेजर से पूछें कि वो कहाँ गया है। अफजल ख़ान ने गहरा सांस लिया, हल्की से खफकी से बोला, तभी क्या लगता है मैंने ये काम नहीं किया होगा। सबसे पहले मैंने ऑफिस से ही पता करवाया है। मैनेजर ने बताया कि सर ने कहा कि काम हैंड ओवर कर लो, कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है, इसके बाद किसी को कुछ नहीं पता। और तुम अपने बेटे की दिमागी चालाकी से वाकिफ़ हो, इसे हमेशा सबसे आगे सोचने की आदत है। लोग जहाँ सोचने का इरादा भी नहीं करते वो वहाँ जाकर काम दिखा देता है। समझ नहीं आती मेरा बेटा इतना शातिर कैसे है। गुलनाज ने नज़रें झुकाईं, आखिर माँ थी, बेटे के बारे में सुनकर दिल दुखा था। मगर सच तो यही था कि आर्यन वाकई तेज़ दिमाग और हाजिर जवाब था। बस दुआ करो कि किसी तरह इस कमबख्त का पता चल जाए वो कहाँ है। अफजल खान की आवाज़ हरा गई थी। तबरेज़ खान जाते हुए धमकी दिए गया था कि अगर इसकी बेटी को एक खराश भी आई तो वो कानूनी कार्रवाई के पीछे नहीं हटेगा। अफजल खान ने सवालिया नज़रों से बीवी को देखा। समझ रही हो ना, अगर तबरेज़ खान की बेटी न मिली तो मामला कितना बिगड़ सकता है। गुलनाज ने आहिस्ता से अफसरदा लहजे में नज़रें फेरते हुए जवाब दिया, समझ रही हूँ सब, मगर मुझे बताएं, मुझे गुस्से से देखने या कोसने से क्या वापस आ जाएगा वो? आपको तो वैसे ही देख रही हैं जैसे ये सब मैंने किया हो। मैं तो आपका हौसला बढ़ाने के लिए बैठी हूँ, आप तो मुझे ही ताने दे रहे हैं। अफजल खान ने सर झुकाया, मैं कोई ताना नहीं दे रहा, जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मगर रोशानी को समझना होगा कि आर्यन का मुस्तकबिल ख़तरे में है। अगर ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई तो हमारा नाम भी बदनाम होगा। न्यूज़ वाले तो वैसे ही एक चिंगारी से आग भड़का देते हैं, क्यों खुद से अपनी इज्जत इनके हाथों में दे दें। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ इसे समझाने की, गुलनाज ने थकी हुई आवाज़ में कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी बात करना बेकार था, वक्त मुनासिब नहीं था। इसी सोच ने गुलनाज के कदम रोशानी के कमरे की जानिब नहीं जाने दिए थे। दूसरी जानिब अफजल खान ने गहरी सांस लेकर सर फिर से सोफे से टिका दिया था। कमरे में खामोशी उतर आई थी, मगर अफजल खान के दिमाग में लम्हे भर के लिए गुजरी दोस्ती और रिश्तेदारी के कुछ लम्हे गर्दिश करने लगे थे। इन्हें सोचते हुए इसने बंद आंखों से गहरी सांस ली। दोस्ती और रिश्तेदारी में एक बात हमेशा एक जैसी रहती है, हम जब इसके टूटने पर कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो दरअसल ख़ुद को धोखा दे रहे होते हैं। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर इंसान मानता नहीं, बस अंदर ही अंदर टूट जाता है। मगर इंसानी फितरत भी अजब है, इंसान टूटकर भी अपनी शिकस्त जाहिर करने में शर्मिंदगी महसूस करता है। वो दर्द सह लेता है मगर इकरार नहीं करता, ज़ख्म सीने में रखता है मगर दुनिया के सामने मुस्कुरा देता है। कितना अजीब है ना इंसान।